नमस्कार दोस्तों, हाजिर हूं मैं अपना ज्योतिषीय कार्यक्रम लेके। आज मैं पहले दिन भी आपको मैंने भाव समझाए थे, आज भी मैं आपसे भाव की बात करूंगा। भारतीय ज्योतिष में मैं पहले भी बताया था आपको, उत्तर भारतीय जो कुंडली बनती है, लग्न पत्रिका जो बनती है उसमें, और दक्षिण भारतीय जो लग्न पत्रिका बनती है उसमें अंतर होता है। उस अंतर को मैं आज आपको समझाऊंगा। 9 ग्रह और 12 राशियां और 27 नक्षत्र, इसके बीच में यही हमारा ज्योतिष है सब सारा, इसी के बीच में हम कुंडली देखते हैंगे। तो आप समझिए कि भाव जो है वो स्थिर होते हैं और राशियां चलायमान होती हैं। और मैं आपके सामने, जैसे मैंने आज आपको इसमें कोई नंबर नहीं डाला है। आप जैसे अपनी कुंडली खोलें, अपनी कुंडली निकालें, अपनी कुंडली को देखें। मैं किसी कुंडली का अध्ययन नहीं कर रहा, केवल भाव के बारे में समझा रहा हूं आपको कि ये 12 भाव हैं। इसमें आप ये पहला भाव है, पहला भाव, दूसरा भाव, तीसरा भाव, चौथा भाव, पंचम घर, इसे घर भी कहते हैं, भाव भी कहते हैं, छठा घर, सातवां घर, आठवां घर, नवां घर और 10वां घर और 11वां घर और 12वां घर। ये स्थिर हैं, ये स्थिर रहते हैं भाव। इसमें जो नंबर डले होते हैं राशियों के 1 2 3 4 4 5 6, जो नंबर से लग्न से चालू होते हैं उसे लग्न कहते हैं अपन। तो वो जो नंबर है वो राशियां हैं, वो ग्रह उस राशियों में बैठते हैं। आप पहले भाव को समझिए। ये 12 भाव होते हैं, इन्हीं में 27 नक्षत्र, 9 ग्रह और 12 राशियों को अपन देखते हैं। इसी में 12 भाव में ही सारे प्रश्न हैं, हमारे जीवन के सारे प्रश्न हैं, सारे संशयों का समाधान है। ये सब 12 भाव में ही होता है। तो आप भाव को समझिए। मैं आपको एक बार और बता दूं, भाव स्थिर होते हैं, राशियां चलायमान होती हैं। पहले आप इसको समझेंगे, उसके बाद आगे की और समझेंगे। तो मैं आपको बताऊं कि जैसे ये भाव है, अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसमें जैसे अपन ने नंबर डाला, तो मैंने यहां 10 नंबर डाला, तो ये मकर लग्न की पत्रिका है। और यहां से 11 12 1 2 3 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9। तो अब मैंने इसमें ये राशियां, अब मैंने इसमें ये राशियां प्रदर्शित दर्शाई हैंगी भाव के अंदर। तो प्रथम भाव में जो नंबर पड़ा है, यानी 10 नंबर लिखा हुआ है प्रथम भाव में, तो मकर लग्न है, 10वीं राशि मकर है। आप जब गिनोगे मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, तो 10वीं राशि मकर आएगी। तो ये मकर को अपन उसमें ऐसे जब लग्न पत्रिकाएं बनाई जाती हैं तो उसमें मकर नहीं लिखा जाता, उसमें मकर को 10 नंबर से दर्शाया जाएगा, कुंभ को 11 नंबर से दर्शाया जाएगा और मीन को 12 नंबर से दर्शाया जाएगा, मेष को 1 नंबर से दर्शाया जाएगा। तो ये राशियां मैंने आपको पहले दिन ही बताया था कि आपको सीरियल से याद करनी पड़ेंगी 12 राशियां। तो ये मकर लग्न की पत्रिका। अब इसमें अकारक कौन सा ग्रह है, कारक कौन सा ग्रह है, ये भी समझ लीजिए। तो मकर लग्न की पत्रिका है, तो इसमें शनिदेव कारक होंगे, प्रथम घर के मालिक होंगे, और पंचम घर के शुक्र हैं। दो नंबर अगर 5वें घर में, आप देखिए 2 नंबर 5वें घर में है, ये 2 नंबर, तो ये 2 नंबर माने वृष माने वृष का स्वामी शुक्र होता है, तो शुक्र कारक ग्रह है। मकर लग्न की पत्रिका के बारे में मैं बात कर रहा हूं। और 9वें घर में अपन एक मकर लग्न से एक पहले घर से गिनेंगे, तो यहां पर 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो 9वें नंबर में 6 नंबर जो आ रहा है, तो 6 कन्या राशि है और कन्या राशि के स्वामी बुध होते हैं। तो मकर लग्न की पत्रिका में बुध भी कारक ग्रह होता है। तो ये मैं आपको आज मैंने कारक ग्रह के बारे में बताया है, आप इतना समझें। जब आप कारक ग्रह के बारे में समझेंगे तब आप उसके बाद में और चीजें समझेंगे, योग कारक समझेंगे। और त्रिक स्थान आप समझिए, त्रिक स्थान के बारे में कहते हो, त्रिक स्थान 6 8 12 ये त्रिक स्थान है। इनका स्वामी जिस घर में बैठ जाता है और जिस घर के स्वामी इन त्रिक स्थानों में बैठ जाते हैं तो वो अशुभ हो जाते हैं, अशुभ प्रभाव देते हैं। और त्रिक का स्वामी अगर किसी घर में बैठता है तो उस घर को प्रभावित करता है, उस घर के फल को प्रभावित करता है, उस घर के शुभ फल को प्रभावित करता है।
जो उस घर में शुभ फल बन रहे हैं उसको प्रभावित करता है, वो शुभ फल पूर्णता नहीं मिल पाते हैंगे। तो आप भाव को समझो और राशि को समझो। कल मैं आपको और समझाऊंगा, आपकी समझ में नहीं आए तो मुझे और बताना। तो मैं इसमें आज का मैं आपको एक प्रयोग बता रहा हूं कि प्रातः काल 6 बजे से और 7 बजे के बीच में जो भगवान भास्कर को, भगवान सूर्य को अर्घ देता है, जल से अर्घ देता है, भगवान भास्कर के मंत्रों का जाप करता है, उसके जीवन में आरोग्यता रहती है और वो स्वस्थ रहता है। आज मैंने आपको भाव समझाए, समझे भाव, राशि। मैं कल आपको और चीजें भी इस कुंडली में समझाऊंगा। मैं आपको बहुत सूक्ष्मता से समझा रहा हूं, गागर में सागर भरूंगा। अगर विस्तार से मैं आपको समझाऊंगा तो बहुत टाइम लगेगा। आप अपनी कुंडली खोलिए। आप जैसे अगर ज्योतिषी बनना चाहते हो, कुंडलियां देखना चाहते हो, अपनी खुद की कुंडली खोलो, उससे मैं आपको कल और समझाऊंगा। बस आज के लिए इतना ही। भगवान भोलेनाथ के चरणों में बारंबार प्रणाम। और मैं आपसे एक बात कह देना चाहता हूं कि हमारा कार्यक्रम अगर आपको अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। जो आपके प्रश्न हैं, ज्योतिष से संबंधित कोई भी प्रश्न है, सनातन धर्म से संबंधित कोई भी प्रश्न है, आप हमसे प्रश्न करें, हम उनका जवाब देंगे और आपकी कुंडलियों को भी बना के समझाएंगे। आप अपनी डेट और टाइम हमारे कमेंट बॉक्स में डालें तो हम आपको बताएंगे कौन योग बन रहा है, कौन सा योग इसमें अच्छा है, कौन कारक ग्रह है, कौन अकारक ग्रह है, कौन सा रत्न आपको धारण करना चाहिए, कौन सा रत्न जीवन में आपको नेगेटिव असर देगा और कौन सा रत्न आपको। रत्न के बारे में मैं थोड़ा सा बता देता हूं आपको कि रत्न हमेशा कुंडली देखकर ही पहनना चाहिए। लग्न कुंडली पर किसी अच्छे ज्योतिषी को, अच्छे विद्वान को अपनी कुंडली दिखाने के बाद ही रत्न धारण करना चाहिए। प्रायः मैंने ऐसा देखा है, रत्न वाले जो रत्न की दुकानों पर रत्न बेच रहे हैं यार, सड़कों पर बैठे हैं, वो बस नाम पूछते हैं और राशि से कहते थे तुम्हारी राशि को ये शूट कर रहा है। अब बात को समझिए आप, अगर आपकी राशि सिंह राशि है, आपकी नाम से आपकी सिंह राशि है, अगर लग्न कुंडली में वो सिंह राशि अगर अष्टम घर में पड़ रही है तो वो मृत्यु के घर में पड़ रही है और वो उसका रत्न पहनवा देंगे आपको कि साहब आपकी राशि है। आप समझिए कि रत्न हमेशा लग्न से पहने जाते हैं, राशि से नहीं पहने जाते। ये जो बोलते हैं कि राशि का रत्न, ये सब नहीं। रत्न हमेशा लग्न से पहने जाते हैं। लग्न से जो कारक ग्रह हैं उनके ही रत्न पहने जाते हैं, अकारक ग्रहों के रत्न नहीं पहने जाते। और मैंने देखा है कई लोगों को राशियों का, जैसे जो रत्नों का व्यापार करते हैं वो तो व्यापारी है, उन्हें तो अपने रत्न बेचने हैं, तो वो तो छठे का भी पहनाएंगे, त्रिक भाव का भी पहनाएंगे, छठे का पहनाएंगे, अठम का पहनाएंगे और नवम द्वादश का भी पहनाएंगे। इन घरों के स्वामियों के रत्न नहीं पहनाए। युग कारक ग्रह हैं जो उनके तो रत्न पहनाए। मैं आगे और आपको समझाऊंगा। बस आप तो, अगर आपको हमारा कार्यक्रम अच्छा लगता है तो आप हमारे उत्साह को वर्धन करिए, तो हम और अच्छे अच्छे कार्यक्रम लेके आएंगे। भगवान भोलेनाथ के चरणों में बारंबार प्रणाम।